प्रशीतन तंत्र, जैसे ऊपर जो हेडिंग है वो प्रशीतन तंत्र का है, रेफ्रिजरेटर का है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज का काम यही ना होता है कि फ्रिज के अंदर का तापमान को ठंडा रखना। तो यहाँ पे जो प्रशीतन, यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रशीतक है वो निम्न ताप वाले स्रोत से ऊष्मा लेता है, ठीक, उसके ऊपर कार्य किया जाता है और फिर उसके बाद जो ऊष्मा निकलता है Q2 वो उच्च ताप वाले परिशिष्ट मतलब सराउंडिंग में चला जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ सेम आपका ऊष्मा पंप में भी है। ऊष्मा पंप में क्या कह रहा है, ऊष्मा पंप में भी आपका बस अंतर क्या है, यहाँ पे निम्न ताप का स्रोत है और यहाँ पे जो है निम्न ताप का वातावरण है। फिर वही सेम प्रोसेस होगा, निम्न ताप के वातावरण से ऊष्मा ले रहा है, उस पर कार्य किया जा रहा है और फिर जो है Q2 ऊष्मा जो है उच्च ताप वाले स्रोत में छोड़ दे रहा है, ठीक। प्रोसेस वही है, निम्न ताप से ऊष्मा ले रहा है, कार्य किया जा रहा है सिस्टम के ऊपर और फिर जो ऊष्मा बन रही है उसको उच्च ताप वाले सिंक या स्रोत या वातावरण में छोड़ दिया जा रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि क्या कहते हैं, जो फ्रिज होता है उसका काम क्या होता है, अंदर के तापमान को मेंटेन रखना, यानी प्रशीतन तंत्र का जो कार्य होता है वो निम्न ताप वाले स्रोत के तापमान को हमेशा निम्न बनाए रखना होता है। क्या होता है, निम्न तापमान वाले स्रोत को हमेशा निम्न बनाए रखना होता है। फिर से कह रहा हूँ, जो प्रशीतन तंत्र होता है उसका काम क्या होता है, निम्न तापमान वाले स्रोत को उसका तापमान हमेशा ही निम्न बनाए रखना, इसका यही काम ही है भाई। फ्रिज का अगर ये काम अंदर के तापमान को ठंडा वो नहीं रख पाएगा तब तो बेकार है, उसका यही काम ही है। फ्रिज ऑन जब हम करते हैं तो उसका यही काम है कि अंदर का तापमान हमको ठंडा रखना, एनी हाउ अंदर का तापमान हमको ठंडा रखना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे जब हम COP निकालेंगे रेफ्रिजरेटर का, तो देखो COP निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना, प्रशीतन प्रभाव बटे किया गया कार्य, यही होता है भाई। डिजायर्ड इफेक्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजायर इफेक्ट, जो प्रभाव है प्रशीतन का, जो प्रभाव है, जो हमारी डिजायरनेस है, जरूरत है। तो प्रशीतक का क्या जरूरत है कि निम्न ताप वाले स्रोत को का तापमान निम्न बनाए रखना। तो जो प्रशीतक COP का जो फॉर्मूला होता है निष्पादन गुणांक का, वो होता है प्रशीतक प्रभाव बटा किया गया कार्य। तो यहाँ जो प्रशीतक प्रभाव, इसका प्रभाव क्या है, प्रशीतक का प्रभाव क्या है कि वो फ्रिज का प्रभाव क्या है कि वो अंदर के तापमान को मेंटेन किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने Q1 ऊष्मा लिया है, Q1 निम्न तापमान वाले स्रोत से जो ऊष्मा लिया है Q1, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रशीतक प्रभाव हो जाएगा बटे किया गया कार्य। देखिए ऊपर से Q1 प्लस W इक्वल टू Q2 है, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से भी अवशोषित किया जा रहा है, यहाँ से कार्य किया जा रहा है और ये किसके बराबर है, Q2 के बराबर है। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 माइनस Q1। तो यहाँ से आपका COP का फॉर्मूला आ गया Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। अब इसको टेम्परेचर में बदलेंगे तो वही एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, S इक्वल टू Q अपॉन T। तो यहाँ से सबकी जो टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वही है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1। जहाँ T1 क्या था, T1 देखो निम्न तापमान के लिए था और T2 क्या है, उच्च तापमान के लिए है। तो हमारा जो प्रशीतन प्रभाव है वो निम्न तापमान बटे उच्च तापमान माइनस T1, निम्न तापमान, उच्च तापमान माइनस निम्न तापमान, ये आपका हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बस इसमें आपको ये दिमाग में रखना है इसका कार्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है प्रशीतक का, निम्न तापमान वाले स्रोत को निम्न बनाए रखना। अब हम आ गए पंप पे। तो पंप में भी काम तो वही किया जा रहा है, बस अंतर क्या है कि निम्न तापमान वाले वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जा रही है और उसको उच्च तापमान वाले स्रोत पे भेजा जा रहा है। तो पंप के लिए सारा चीज़ वही है, यहाँ पे भी Q1 अवशोषित किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है और फिर Q2 जो है उच्च तापमान वाले स्रोत में भेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी जो COP का फॉर्मूला होगा वो यही होगा कि डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन, मतलब
अब यहाँ पे प्रशीतन प्रभाव नहीं कहेंगे, अब यहाँ हीट पंप का प्रभाव बटे निकाय पे किया गया कार्य। तो हीट पंप का प्रभाव यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ हीट पंप का प्रभाव ये है कि ये उच्च तापमान वाले स्रोत को, उच्च तापमान वाले स्रोत का तापमान हमेशा उच्च बनाए रखता है। बस यही अंतर है दोनों में, काम दोनों सेम कर रहा है। प्रशीतन वाले में क्या है, निम्न तापमान वाले स्रोत को निम्न बनाए रखना है, और यहाँ पे क्या है, उच्च ऊष्मा पंप में उच्च तापमान वाले स्रोत को उच्च बनाए रखना है। तो यहाँ पे जो हीट पंप का जो डिजायर इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, वो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। अब ऊपर हम जो हीट पंप का प्रभाव लिखते हैं अपॉन कार्य, भाई निष्पादन गुणांक का फॉर्मूला यही हुआ, हीट पंप का प्रभाव बटा निकाय पर किया गया कार्य या पंप पे किया गया कार्य। तो हीट पंप का प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, उच्च तापमान वाले स्रोत पे पड़ रहा है, उसी का तापमान उच्च बना रहा है ये। तो यहाँ हो जाएगा Q2 बटे किया गया कार्य, तो वही होगा Q2 माइनस Q1। अब यहाँ इसको जब टेम्परेचर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 की जगह T2 हो जाएगा अपॉन T2 माइनस T1। अब जब ये आ गया, वहां से ये रिलेशन आया। अब ये रिलेशन कैसे आया ये भी देख लीजिए, उस दिन तो बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे कि COP ऑफ HP कितना है, ये है T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, अगर हम जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है जिसकी वैल्यू कितनी आई है, जिसकी वैल्यू आई है T1 माइनस T2 माइनस T1, अगर हम इसमें एक जोड़ दें, क्या करें, एक जोड़ दें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, एक जोड़ दें। अब इसको इरेज में कर रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे पूरा नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, T1 माइनस T2 माइनस T1। अब इसमें हम एक जोड़ दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आएगा। अब यहाँ देखो माइनस T1 और प्लस T1 ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, बचा यही ना, बचा क्या आपका, यही वैल्यू बच रही है ना। और ये किसकी वैल्यू है, ये COP ऑफ HP की वैल्यू है। क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये जो है आपका COP ऑफ HP की वैल्यू है, COP ऑफ HP की वैल्यू है। तो इस आधार पे हमने रिलेशन क्या बना दिया, रिलेशन यही बना दिया कि COP ऑफ HP इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ R रेफ्रिजरेटर। तो उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए, अब इसके बाद अब इसके बाद देखो कुछ डिस्कस हो जाए। चलो ये तो न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद आपका देखो फर्स्ट चैप्टर में, जैसे सेकंड चैप्टर की मैं पहले बात कर लूँ। सेकंड चैप्टर में क्या क्या था, सेकंड चैप्टर में मैंने लिखवाया था आप लोग को, जो PDF भी भेजा ही है नोट का, और वो भी भेजा है क्लास वाला, सॉरी बुक का भी PDF भेजा है। तो इसमें क्या कहते हैं, हाँ, जैसे 4 मुख्य अंग हैं, तो 4 मुख्य अंग में जो जो काम है, जैसे संपीड़क का काम क्या है, संपीड़क का काम जो है जो हमारा ये है रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, द्रवित प्रशीतक है, उसके तापमान और दाब को क्या करना है, बढ़ाता है। संपीड़क में क्या होता है, तापमान और दाब दोनों बढ़ता है, ठीक, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके तापमान और दाब दोनों बढ़ाता है। दूसरा संघनित्र क्या करता है, संघनित्र जैसे ही द्रव्य प्रशीतक का तापमान और दाब बढ़ेगा, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये वाष्प
प्रशीतक जो है, वाष्पित प्रशीतक, जब ये संघनित्र में जाता है, कंडेंसर में जाता है, तो वहां क्या होता है, स्थिर दाब पर संघनन हो जाता है। इसका स्थिर दाब पर क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है। संघनन का मतलब क्या होता है, उसके टेम्परेचर में गिरावट होने लगती है। संघनन का यही मतलब होता है ना, टेम्परेचर में, तापमान में गिरावट होने लगती है। तो याद रखिएगा, संघनित्र में क्या होता है, स्थिर दाब पर तापमान में गिरावट हो जाता है। किसके, प्रशीतक के। फिर तीसरा क्या है, अवरोधन। अब अवरोधन को देखिए, अवरोधन का मतलब तो आप जानते हैं, थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग वाल्व लगा होता है। थ्रॉटलिंग वाल्व का क्या मतलब है, यहाँ जो है अब जब प्रशीतक का वो हो गया, संघनन हो गया, तो ये दोबारा जो है क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आने लगा। ठीक है, अब जब इसको हम अवरोधन थ्रॉटलिंग वाल्व में या एक्सपेंशन वाल्व में भेजते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या कहते हैं, इसका एक्सपेंशन हो जाता है, इसका प्रसार हो जाता है। तो प्रसार होने के कारण यहाँ पे इसके तापमान और दाब दोनों में ही गिरावट आ जाती है। फिर से सुनिएगा, अवरोधन में तापमान, जैसे संपीड़क में क्या होता है, तापमान और दाब बढ़ती है, उसी तरीके से अवरोधन में तापमान और दाब घट जाता है। ठीक है, और लास्ट में वाष्पित्र है। वाष्पित्र में फिर क्या होता है, अब जब यहाँ पे अवरोधर का पूरा हो जाएगा, तो हमारा प्रशीतक दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रवित अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये लिक्विड आपका प्रशीतक ये कहाँ जाएगा, वाष्पित्र में जाएगा, और यहाँ पे फिर स्थिर दाब पर यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो ये प्रोसेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चारों का आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है कंडीशन, मतलब अलग अलग। अब इसके बाद इसमें मैंने बताया था नम संपीड़क और सूक्ष्म संपीड़क। तो नम संपीड़क और सूक्ष्म संपीड़क में अंतर भी बताया था। क्या है, नम संपीड़क और सूक्ष्म संपीड़क में कौन बेटर है, नम संपीड़क और सूक्ष्म संपीड़क में सूक्ष्म संपीड़क बेटर होता है। नम संपीड़क की कुछ हानियां होती हैं, वो कौन कौन सी हानियां होती हैं मैं बता दे रहा हूं एक बार। पहला तो ये है कि प्रशीतक प्रभाव में कमी। भाई, इसमें नम संपीड़क में जो प्रशीतक प्रभाव होता है, उसमें क्या होता है, प्रशीतक प्रभाव मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में कमी होती है, जिसके कारण इसका निष्पादन गुणांक जो है ड्राई वाले के कंपैरिजन में, ड्राई संपीड़न के, सूक्ष्म संपीड़न के कंपैरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा, द्रवित प्रशीतक, जो द्रवित प्रशीतक है मतलब लिक्विड आपका रेफ्रिजरेंट है, जो कंप्रेसर के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं, उसको जब भाई हमारा जो प्रशीतक है उसके अंदर लिक्विड पार्टिकल होंगे, तो जब वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा, तो उसके अंदर भाई कोई भी मशीन होता है, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, तो जब उसमें पानी घुस जाएगा, तो उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करेगा, खराब कर देगा। और खराब करने के कारण जो हमारा संपीड़क है, उसमें क्या होगा, धीरे धीरे घिसाव उत्पन्न होने लगेगा, और उसका जो है जीवन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, द्रवित प्रशीतक जो है संपीड़क के प्रवेश वाल्व को भी खराब कर देता है। क्यों खराब कर देता है, इसका कारण मैंने बताया था। क्यों कि साधारणतः जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वाष्प संपीड़क चक्र पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा जो कंप्रेसर होगा, संपीड़क होगा, वो वाष्प के लिए बनाया गया होगा, जबकि हमारे प्रशीतक में द्रव पार्टिकल भी हैं, लिक्विड पार्टिकल भी हैं। तो हम जानते हैं कि जो वाष्प होता है उसका विशिष्ट आयतन ज्यादा होता है, जबकि द्रव का क्या होता है, विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो संपीड़क का प्रवेश वाल्व है, या आप वाल्व कहिए, ठीक है, वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो यही तीन बिंदु थी नम संपीड़क और इसके बारे में, सूक्ष्म संपीड़क के बारे में। चलिए, अब तो टाइम होने वाला है, तो आज के लिए यही इतना रहने दीजिए। इसके बाद जो है मैं क्या कहता हूँ, अगले क्लास में फर्स्ट चैप्टर का कुछ पोर्शन मुझे बताना है, और सेकंड चैप्टर में एक बार जो भी इफेक्ट था वो बता देना है। जैसे अभी जो मैंने लास्ट में बताया था, फिगर उगर एक बार समझा देंगे तो आप लोग के लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए।